दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम के द्वारा लिए गए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पेपर के बारे में जो हुआ था, लेबर इंस्पेक्टर के बारे में और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट के बारे में। दोस्तों हम इसकी बात क्यों करना चाहते हैं वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस बार एमपी में जो पटवारी की पोस्ट निकली है वह ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ही आएंगी, यानी आपको पटवारी के लिए ग्रुप 2 पेपर यहाँ पर आपको देना होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि किस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से इनको आंसर करना होता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना ही चाहिए। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर जनरल साइंस की पूरी वीडियो यहाँ पर कवर करने वाला हूँ दोस्तों, 17 और 18 में। तो उन्हीं की मैं यहाँ पर पूरी जनरल साइंस की सीरीज चालू करने वाला हूँ, जो उसकी यह पहली वीडियो है। और आपसे आशा करता हूँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मैं आपको यहाँ पर जनरल साइंस के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे जाते हैं, तो आपको यह आना चाहिए। यह बहुत बड़ा वेटेज है जनरल साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यह है 7 जनवरी 2017 का पेपर। टॉपिक है जनरल साइंस। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं उन्हें रखा जाता है, यानी सोडियम और पोटेशियम धातु वेरी रिएक्टिव होते हैं। यह एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं या और कोई मेटल से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इनको दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है जिससे कि यह रिएक्शन ना कर सकें। तो आपको दोस्तों यह याद कर लेना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्शन से बचाने के लिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है जहाँ पर वह रिएक्शन नहीं कर पाते। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरी इज टू कैरी। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। दोस्तों हमारे बॉडी में हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना। पूरी बॉडी से ब्लड आता है हार्ट तक और हार्ट से वापस फिर बॉडी में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जब बॉडी से ब्लड हार्ट तक आता है, हार्ट के बाद ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स में होता है इसका ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन युक्त तो आरबीसी सेल होती हैं उनमें बाइंड कर जाता है, फिर वापस हार्ट में आता है और हार्ट में वापस इनको फिर बॉडी में भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, जब बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है तो वह वेन के माध्यम से जाता है, ठीक है। और जब हार्ट से ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है फिर वापस बॉडी को भेज दिया जाता है आर्टरी के माध्यम से, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया था कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है। धमनियां मतलब आर्टरी, ठीक है। तो हम ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ले जाना। नहीं दोस्तों, यह काम किसका होता है, यह काम होता है वेन का, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। दोस्तों देखिए यहाँ पे बोला गया है ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस हार्ट में आता है और हार्ट से फिर बॉडी में भेज दिया जाता है धमनियों और आर्टरी के माध्यम से, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है दोस्तों। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप इसको याद रखेंगे तो और भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, इसका कारण क्या होता है। द कूल एयर मूव फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी। दोस्तों इसका कारण होता है लैंड ब्रीज यानी थल समीर। इसका आपको आंसर आपको याद कर लेना होगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की घूर्णन करते हैं। द फॉलोइंग प्लांट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दोस्तों यह भी आपको याद रखना होगा। यह आपका इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद रखना होगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वीनस और यूरेनस। दोस्तों और बाकी ग्रह भी आप एक बार देख लें, इनका रोटेशन कहाँ से कहाँ तक होता है वो आप एक बार देख लें। अब बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया है एक बल्ब में पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रभाव होता है, इसको क्या कहते हैं। दोस्तों इसको फिलामेंट कहते हैं। मैं आपको दोस्तों बल्ब के और पार्ट के बारे में बता देता हूँ, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दोस्तों यह तो अपना हुआ बल्ब, ग्लास बल्ब, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर रहती है गैस, ठीक है। इसमें दोस्तों एक पतला सा तार लगा रहता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं दोस्तों फिलामेंट।
और जो वायर साइड में लगे रहते हैं इनको बोलते हैं सपोर्ट वायर। यहाँ पे लगा रहता है ग्लास। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई एक बल्ब के पार्ट के बारे में। चलिए एक आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वो लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मल घड़ियों से कौन सा समय अंतराल जो कि लघुत्तम है यानी स्मॉलेस्ट है उसको हम नाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट तो आप जो घड़ी में बड़ा होता है, उसके बाद है 1 सेकंड। ठीक है, वो भी आप नाप सकते हैं, लेकिन 1 मिली सेकंड आप घड़ी से नहीं नाप सकते। 60 सेकंड दोस्तों अगेन यह 1 मिनट के बराबर होंगे। हमसे पूछा गया है लघुत्तम यानी सबसे कम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे कम समय जो कि हम नाप सकते हैं हमारे पास उपलब्ध घड़ियों के बारे में वो होगा दोस्तों 1 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सेकंड। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 6 से 8 साल की उम्र में के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें कहा जाता है। दोस्तों जो बच्चों में पहले दांत होते हैं उनको कहा जाता है मिल्की टीथ, जो कि परमानेंट नहीं होते हैं। और जो बाद में दांत आते हैं उनको बोला जाता है स्थायी दांत। ठीक है, जो मिल्क दांत होते हैं दोस्तों वह 20 होते हैं, और जो परमानेंट दांत होते हैं जो कि 32 होते हैं। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों पेरिस्कोप एक यंत्र है, इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों इसको प्लेन मिरर में यूज़ किया जाता है, आपको यह याद कर लेना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं घास में मौजूद एक जिस विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है वह क्या होता है। दोस्तों सेलुलोज। दोस्तों सेलुलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमन बॉडी नहीं पचा सकती है, जबकि और पशु पचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज। अब बात करते हैं मौसम के पूर्व अनुमान के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। दोस्तों इसका उपयोग हम मौसम पूर्व अनुमान के लिए करते हैं, आपको यह याद कर लेना होगा। दोस्तों जहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और जहाँ आपको याद करना होगा वहाँ आपको याद कर लेना होगा। अब बात करते हैं सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुँचती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेडिएशन। चलिए मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, कब इसको संवहन कहते हैं, कब इसको रेडिएशन कहते हैं, और कब इसको कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जब हीट यानी ऊष्मा का प्रवाह किसी लिक्विड और गैस के माध्यम से होता है तब इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। यानी आपने एक पैन लिया है, इसमें आपने पानी भर के रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको हीट दे रहे हैं। अब यहाँ से गर्म होते होते ये अपना पूरा जो भी आपने मान लीजिए इसमें पानी है, ये पानी भी गर्म होने लगा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो रेडिएशन पहुँच रही है वो कन्वेक्शन के माध्यम से पहुँच रही है। और दोस्तों रेडिएशन कैसे कहते हैं, जो हमारी गैस का जो मान लीजिए बर्नर है, यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है वो रेडिएशन के माध्यम से इस पेन के बेस को गर्म कर रही है, तो यह हुआ रेडिएशन। और दोस्तों बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। मान लीजिए यह इसका हत्था है यानी पकड़ने के लिए है, यह भी गर्म होता है। ये कैसे गर्म हो रहा है दोस्तों, यह सॉलिड के माध्यम से हो रहा है, यानी कोई ठोस मॉलिक्यूल की वजह से यह गर्म हो रहा है, तो यह कहेंगे हम कंडक्शन। और बात करते हैं इवेपोरेशन के बारे में यानी बाष्पन के बारे में। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो यह भाप बनकर ऊपर उड़ता है, यानी गैस बनकर ऊपर उड़ता है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको चारों चीज़ें क्लियर करा दी हैं। कब इसको हम कन्वेक्शन कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे कब, जब वह हीट का ट्रांसफर यदि लिक्विड और गैस के माध्यम से हो रहा हो। ठीक है, और रेडिएशन कब कहेंगे, जब किरणों के माध्यम से यानी रेस के माध्यम से हीट पहुंच रही हो, जैसे कि सूरज की हीट हम तक पहुंचती है रेडिएशन के माध्यम से। और कंडक्शन कहाँ होता है दोस्तों, कंडक्शन होता है सॉलिड, यानी कोई ठोस चीज़ से दूसरी ठोस चीज़ के में हीट ट्रांसफर होती है तो उसको कहते हैं कंडक्शन। और इवेपोरेशन, जब हम किसी लिक्विड को या पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर हवा में निकल जाता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों इवेपोरेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पूछा गया है ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है। दोस्तों इसका आंसर है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम ऊन कटाई करते हैं तो भेड़ों के ऊपर जो लेयर रहती है त्वचा की पतली लेयर जिसमें ऊन रहता है उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग क्यों की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके आपको बता देता हूँ इसका कारण क्या होता है। दोस्तों लोहा यानी आयरन एक रिएक्टिव मेटल है, यह रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से और यह कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में।
और यह बाद में जंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लोहे में जंग लग जाती है। अब जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि इसका ऑक्सीजनेशन ना हो पाए, है ना, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट ना हो पाए और बाद में हम जंग से भी बच जाएं। तो दोस्तों इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, यह जंग लगने से बचाता है। ठीक है दोस्तों, जिंक की कोटिंग लोहे की इसलिए की जाती है जिससे कि लोहे पर जंग ना लगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है टॉर्च में कौन से दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण का यूज़ टॉर्च में किया जाता है, आपको यह बात याद रखनी होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों कोई भी पदार्थ ज्वलनशील कब होता है, जब उसका जो प्रज्वलन ताप हो वह कम हो, यानी कम टेम्परेचर में ही वो आग पकड़ ले। ठीक है, यानी लो इग्निशन टेम्परेचर जिसका होगा वह जल्दी आग पकड़ लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लो इग्निशन टेम्परेचर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जब सॉइल में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपको यह याद रखना होगा, इसको बोलते हैं सैंडी ऑयल। ठीक है, एक्सपेंड करिए WWTP, यानी WWTP को क्या नाम हो सकता है। दोस्तों यह वाटर प्यूरिफायर यानी वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। सीवेज का जो वाटर आता है उसको ट्रीट करके इसको शुद्ध बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, यानी प्रतिरोध को निम्न इकाई में नापा जाता है। तो दोस्तों प्रतिरोध को ओम की इकाई में नापा जाता है। ठीक है, जूल होता है हीट यानी ऊष्मा की इकाई, एम्पियर होता है दोस्तों विद्युत धारा की इकाई यानी करंट की इकाई। ठीक है, और वोल्ट होता है पोटेंशियल यानी विभव की इकाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओम की इकाई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है परिका, चेन पंप, ढेकली और राहत है। दोस्तों यह सिंचाई के पारंपरिक तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों द मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर अबाउट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में यानी मासिक धर्म के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वह कितने दिन के लिए होता है। दोस्तों ये साइकिल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दोस्तों 28 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो दोस्तों 2 से 7 दिन के लिए होता है। यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 से 7 दिन। यदि हमसे पूछते हैं दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की होती है, तो वह होती है 28 डेज की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विशिष्ट सूक्ष्मजीवियों को वर्धन करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिसीज। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक को दोस्तों हम क्या करते हैं किसी सूक्ष्म जीव से बनाई जाती है, यानी इसमें बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फंजाई। ठीक है, फंजाई को हम ग्रो करते हैं जिससे कि वह दूसरी स्पीसीज के बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को रोक देती है। इसको बोलते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं एंटीसेप्टिक और एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। एंटीजन किसी जो इम्यून रिएक्शन होती हैं, प्रतिरोध रिएक्शन होती हैं, उनमें एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ब्लड, जब हम किसी ब्लड में ग्रुपिंग होती है दोस्तों वह एंटीजन के बेस पर ही होती है। ठीक है दोस्तों, और हमारे अंदर एंटीबॉडी बनती है जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी इतनी सक्षम होती है कि वह एंटीबॉडी बनाती है और जो एंटीजन होते हैं बैक्टीरिया वायरस के उनके खिलाफ और बैक्टीरिया वायरस को वह नष्ट करती है। दोस्तों दूसरा होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का काम होता है दोस्तों इसमें बैक्टीरिया वायरस की जो संख्या है उनको कम करना है। कैसे कम करना होता है, इसमें आप डिटॉल इसका एग्जाम्पल है, डिटॉल है, सेवलॉन है, यह एक एंटीसेप्टिक होते हैं। बोरोप्लस है दोस्तों, यह एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है, यह बैक्टीरिया वायरस को मार देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज बाय प्रोसेस, यानी भूजल का कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है इनफिल्ट्रेशन। इसमें होता क्या दोस्तों, बहुत सारे पत्थर रहते हैं, हमारी मिट्टी रहती है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों इसका वो होता क्या है, पुनर्भरण। ठीक है, पुनर्भरण मतलब रिचार्ज, फिर से कैसे भरा जाता है। तो इसी से दोस्तों फिल्ट्रेट होकर यानी छन कर हमारे पास जो है पानी का पुनर्भरण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है लाइकेन।
ठीक है। लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है? दोस्तों लाइकेन जो है शैवाल, एल्गी और फंजाई, दोस्तों इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है शैवाल पार्ट, एक होता है कवक पार्ट। ठीक है, दोनों आपस में रहते हैं और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, एल्गी यानी शैवाल, शैवाल कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, जो कि एक एनर्जी सोर्स है, और कवक नाइट्रोजन प्रदान करती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है फिजिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। दोस्तों फिजिकल चेंज कब कहेंगे? जब किसी एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाए, यानी कोई चीज़ ठोस हो, यानी ठोस हो वह तरल में बदल जाए, या फिर कोई तरल ठोस में, या फिर कोई तरल गैस में, या फिर गैस तरल या सॉलिड में। ठीक है, यानी किसी की अवस्था यानी फिजिकल जो अवस्था चेंज जरूर हो तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोला गया है मोमबत्ती का पिघलना। दोस्तों मोमबत्ती क्या है? सॉलिड। पिघल का क्या बनाती है? वैक्स। ठीक है, मोम बनाती है। दोस्तों वो भी क्या होता है? सॉलिड होता है। तो यहाँ पर स्टेज चेंज नहीं हुई तो हमारा आंसर यह नहीं होगा। दूसरा दोस्तों है पानी में नमक का घुलना। दोस्तों यहाँ पर स्टेज चेंज हो गई है, अवस्था चेंज हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सॉलिड से नमक क्या था? सॉलिड था। पानी में घुलकर क्या हुआ? वह तरल हुआ, यानी लिक्विड हुआ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टेज चेंज हो गई है, तो मतलब फिजिकल चेंज यहाँ पर हुआ है। फोटो संश्लेषण, दोस्तों यह भी क्या होता है? केमिकल मॉलिक्यूल है, यानी केमिकल मॉलिक्यूल क्या है दोस्तों? यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस लाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनती है। ठीक है, ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, फिजिकल चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर है दोस्तों लकड़ी का टुकड़ों में काटना। दोस्तों यहाँ भी कोई अवस्था चेंज नहीं हुई है, सॉलिड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो यह भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डिसॉल्विंग साल्ट इन द वाटर। पानी में जब नमक को घोलते हैं तो नमक घुलकर पानी में पानी जैसा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद क्या होते हैं? ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, आपको बता दूं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, एक प्रारूप कोशिका में अंगक गोल्जिकाएं पाए जाते हैं, यानी गोल्जी बॉडी कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक सेल के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए और क्रोमोसोम मिलते हैं। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन मिलते हैं, ठीक है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, और आपके सेल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रकार का सेल ऑर्गन है, राइबोसोम सेल ऑर्गन है, ये सब पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब पूछा गया है वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का अंतरण होता है। दोस्तों मान लीजिए ये एक रॉड है, इसके हम एक पार्ट को जब गर्म करते हैं तो हीट दूसरे पार्ट तक पहुंच जाती है। दोस्तों यह पहुंचती है कंडक्शन के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्शन। अब आपके और डाउट में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में। दोस्तों कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन। जैसे कि आप मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें आपने मान लीजिए पानी भर लिया है, ठीक है, इसको आप नीचे से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, नीचे वाला पार्ट गर्म होना चालू हो जाता है। जैसे यह गर्म होता है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यह ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला भारी घनत्व वाला पार्ट जो है नीचे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पानी जो है गर्म हो जाता है। तो यह एक कन्वेक्शन का उदाहरण यानी संवहन का उदाहरण होता है। रेडिएशन की बात करें दोस्तों, तो रेडिएशन दोस्तों जैसे कि यूवी लाइट का सूर्य से पृथ्वी की ओर आना, यह एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। इसमें दोस्तों रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आता है एवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण। बाष्पीकरण में क्या होता है दोस्तों, बाष्पीकरण में
पानी भाप बन के उड़ जाता है। इसके इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे कपड़ों का सूखना, ठीक है, कपड़ों का सूखना या फिर फर्श का सूखना, यह बाष्पीकरण के एग्जाम्पल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टर से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय दोनों बचाते हैं कहलाते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं कल्टीवेटर, ठीक है। कुदाल क्या होता है दोस्तों? कुदाल एक प्रकार का फावड़ा होता है। हल क्या होता है? हल का काम जुताई करने के लिए किया जाता है। और हैरो का काम दोस्तों जो खेत की असमान मिट्टी होती है उसको एक जैसा करने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कल्टीवेटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है, ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं। दोस्तों आपको पता है कवक और बैक्टीरिया दोनों क्या होते हैं? लाइव होते हैं, ठीक है, यानी उनमें जीवन होता है। दोस्तों लाइव के लिए एक शब्द का यूज़ करते हैं, वो होता है बायो, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमारा बायो लगा होना चाहिए, बायोविडिसाइड, ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा बायोविडिसाइड। बायो का मतलब होता है लाइव, लिविंग, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है ध्वनि की प्रबलता किस चीज़ पर निर्भर नहीं करती है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, वस्तु का क्षेत्र क्या है उस पर निर्भर करती है, और जो सोर्स है ध्वनि का और श्रोता की दूरी इस पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों? वो होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के पर निर्भर नहीं करती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रजातियां जो पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर बोला गया है पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है, दोस्तों उनको बोला जाता है विलुप्त प्रजातियां, यानी अब पृथ्वी पर उनको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यह विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। अन्य दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? लुप्त प्रजातियां। दोस्तों जो विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पे होती हैं, बाउंड्री पे होती हैं, उनको बोला जाता है लुप्त प्राय प्रजातियां, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों स्थानिक प्रजातियां एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो किसी खास पर्टिकुलर एरिया या ज्योग्राफिकल एरिया में मिलती हैं, उनको बोला जाता है स्थानिक प्रजातियां। और वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, यदि इनका विशेष ध्यान नहीं रखा गया तो यह लुप्त हो जाएंगी, लुप्त होने के बाद यह बाद में विलुप्त भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इससे इस तरह से आपको मैंने चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे समान अग्निशामक क्या होते हैं? दोस्तों सबसे कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं बटर फायर, ठीक है, फायर ब्रिगेड इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वे इनसे संबोधित किए जाएंगे, यानी जो इमेज हम किसी स्क्रीन पर ले सकें दोस्तों वो हमेशा रियल होते हैं, ठीक है। आप रियल इमेज को ही किसी पर्दे पर ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक होते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर किस फॉर्म में होगा? कॉपर प्रेजेंट होगा आयन के रूप में, ठीक है। तो आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे बिजली के कंडक्शन के लिए, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयंस। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कॉपर के अंदर रहते हैं, यह कंडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? दोस्तों इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। कब रिफ्लेक्शन बोलते हैं और कब डिस्पर्शन बोलते हैं, कब इंटरनल परावर्तन बोलते हैं, वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर में जैसे ही कोई रे लाइट की आती है इससे टकराकर वापस चली जाती है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें मान लीजिए कोई ग्लास है, ठीक है। इसमें दोस्तों जब भी रे आती है, मान लीजिए यह लाइट की रे आ रही है, इसका कुछ भाग इससे टकराकर वापस चला जाता है और कुछ भाग ग्लास में प्रवेश कर जाता है और वह मुड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं दोस्तों,
तो इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल तो वही हो जाएगा, यदि कोई ग्लास में हम कोई सिक्के को रखते हैं तो हमें वह ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर सूर्य नीचे चला जाता है तब भी हमको ऐसा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। ये इसका सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यह क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, एक वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। जब किसी यह पिरामिड से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। इंद्रधनुष का बनना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। या आप देखें सीडी डेस्क होती है तो वह चमकती है। वो क्यों चमकती है दोस्तों, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण चमकती है। अब बात करते हैं इंटरनल रोटेशन के बारे में, यानी आंतरिक परावर्तन क्या होता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई हीरा है, ठीक है। हीरे में जब दोस्तों लाइट की रे एंटर करती हैं तो उनका क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता रहता है। मान लीजिए लाइट आई, यहाँ पे टकराई, वापस यह दोस्तों होता क्या है, इसमें अंदर ही अंदर परावर्तन होता रहता है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीरे का चमकना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको चारों ऑप्शन भी क्लियर कर दिए हैं, कौन से को क्या बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हार्ट यानी हृदय किन में नहीं होता है। आप जानते हैं दोस्तों कुत्ते में हार्ट होता है, मेढक में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हाइड्रा हो जाएगा। और कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें परिसंचरण तंत्र यानी हार्ट नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल है अमीबा, जेलीफिश और कृमि, ठीक है। इन सब में भी हार्ट नहीं पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। धूमकोरा संयोजन है, यानी स्मोक का किससे मिलकर बना होता है। स्मोक दोस्तों धुआं और कोहरे से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ग्रंथिकाओं के साथ नाइट्रोजन यौगीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, यह पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में की जो रूट होती हैं उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी नाइट्रोजन प्लांट को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज आती है दोस्तों, इसमें आती है दोस्तों मटर, दालें जो आप जानते हैं वो सभी दालें इसमें आती हैं, और सोयाबीन इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। खाद्य वस्तु जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को बोलते हैं निर्जलीकरण। हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी जो भी दाल या कोई चीज़ होती है इनको हम धूप में रख देते हैं। धूप में क्या होता है, वाटर एवोपरेट हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, और हमारा जो भी सामान है वह पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं निर्जलीकरण, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस में घर्षण हानिकारक है, ठीक है दोस्तों। आप यदि आप सोचें कि कोई मशीन चल रही है, उसके कोई पार्ट है, उसके पार्टों में यदि घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होगा दोस्तों तो उसका पार्ट भी डैमेज होगा। डैमेज होगा तो वह ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वह एक मूविंग पार्ट है, तो इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। और ये आंसर क्यों नहीं होंगे, सड़क पर चलना इतना हानिकारक नहीं है, वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना वो भी इतना हानिकारक नहीं है, और कागज पर कलम द्वारा लिखना ये भी इतना हानिकारक नहीं है जितना कि मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन पर यदि घर्षण होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। दोस्तों HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब जिंक के साथ होती है तो दोस्तों बनता क्या है वो आपको बता देता हूँ।
ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह आपको याद रखना होगा। इस प्रकार हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है गलत कथन को चुनिए। इसमें दिया गया है भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारत में जो निर्माण में सामग्री होगी वह हल्की होना चाहिए। बिल्कुल सही है भैया। निर्माण में भारी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। झटके झेलने के लिए उपयुक्त डिजाइन होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। और अग्निशमन उपकरण आसानी से उपलब्ध हो? हाँ होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक लगाया और यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव। दोस्तों दबाव का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। दबाव का फॉर्मूला होता है डेंसिटी उस द्रव की और ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन और डेप्थ। ठीक है। डेप्थ यानी गहराई। तो कोई भी द्रव जो दबाव लगाता है वह तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक करता है घनत्व पर, एक करता है एक्सेलरेशन पर, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर यानी गुरुत्व एक्सेलरेशन पर, और डेप्थ पर। जैसे जैसे किसी पानी में हम नीचे जाते हैं तो उसका दबाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गहराई के साथ बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि यह प्रेशर किसके समानुपातिक होगा? डी के। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे बोला गया है इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगती, वह किसका मिश्र धातु होता है? यानी स्टील किस चीज से मिलकर बना होता है? दोस्तों स्टील को दोस्तों आयरन में हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कार्बन मिला लेते हैं। ठीक है। और कुछ अन्य मेटल या अन्य धातु भी मिला लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों यह आयरन का एक मिश्र धातु है। अब बात करते हैं निम्न में कौन घर्षण न्यूनतम करता है? ठीक है। हमको दोस्तों घर्षण को कम करना है। ठीक है। घर्षण कैसे कम हो सकता है? जब हम पृष्ठों के बीच पहियों का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। यह कोई रोड है, मान लीजिए यह कोई सड़क है। ठीक है। यह कोई व्हीकल है, उसके यह पहिए हैं। ठीक है। दोस्तों यहाँ पहिए का उपयोग करते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है। पहिया घूमता है और जो भी गाड़ी है वह आगे बढ़ती है। ठीक है। इसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसमें स्लाइडिंग और जो खींचने का काम है वो कम हो जाता है। बढ़िया पहिया घूमता है और आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है? घर्षण कम होता है। तो यह आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित जीवों में किस में कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक जीव संदूषित है? ठीक है। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ, वो आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए यह कोई तालाब है। तालाब में दोस्तों यह जलीय पादप है यानी जलीय प्लांट है जो जल के अंदर नीचे पाए जाते हैं। ठीक है। इनको खाने वाला कौन होगा दोस्तों? इनको खाने वाला होगा छोटी मछली। ठीक है। इनको कौन खाएंगी? स्मॉल फिश इनको खाएंगी। ठीक है। अब स्मॉल फिश को दोस्तों कौन खाता है? बड़ी फिश खाती है। किसी तालाब में जो बड़ी मछली होगी वह इन छोटी मछलियों को खा जाएगी। इन छोटी मछलियों को कौन खाता? को बड़ी मछली ने खाया। और इन बड़ी मछलियों को कौन खाएगा दोस्तों? इन बड़ी मछलियों को पक्षियां खाएंगे। ठीक है। इन बड़ी मछलियों को पक्षियां खाएंगे। ठीक है। आप मान लीजिए यह डीडीटी से संदूषित है। ठीक है। तो दोस्तों इसकी कंसंट्रेशन जैसे हम ऊपर जाएंगे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम अधिकतम राशि कहाँ किस में देखने को मिलेगी? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा पक्षियों में। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। यह 10 गुना बढ़ती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होगा? जो हमारी आंख के अंदर रेटिना लेयर होती है। ठीक है। जो इमेज बनाती है दोस्तों वह इमेज बनती है इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। लेकिन हमको सीधा दिखाई देता है। सीधा कैसे दिखाई देता है? यह उल्टी प्रतिबिंब हमारे ब्रेन द्वारा सीधी कर ली जाती है और हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों।
अब बात करते हैं चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों चंद्रमा का छोटा सा भाग जो क्रिसेंट होता है वो हमको दिखाई देता है, वह सबसे छोटा होता है, इसको बोलते हैं बालचंद्र। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बालचंद्र। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं। हमको पता है दोस्तों एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 6 घंटे के लिए उसमें कितने मिनट होंगे दोस्तों, 6 × 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 मिनट। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 360। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि। दोस्तों आप जानते हैं कोल्ड एंड फ्लू यानी वायरल फीवर जब होता है दोस्तों वह वायरस के कारण होता है। और आपको एक बात याद रखनी होगी, जो भी एंटीबायोटिक होते हैं वह केवल बैक्टीरिया पर काम करते हैं, वायरस पर काम नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती हैं, इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है कैनोपी और पितान। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं किसी फॉरेस्ट में जो सबसे बड़ा प्लांट होता है यानी पेड़ होता है और जिसकी जो लेयर बनती है सबसे बड़े पौधों की, तो उसको बोला जाता है दोस्तों इमर्जेंट लेयर। इसके बाद दोस्तों किसी जंगल में इससे कम हाइट के पेड़ होते हैं, इसके बाद और थोड़े कम हाइट के और होते हैं सबसे कम वाले। ठीक है, इस तरह दोस्तों जंगल में पेड़ होते हैं, तो यह 4 लेयर में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो सबसे हाइट इनकी ज़्यादा है जिन पेड़ों की, उनको बोलते हैं इमर्जेंट लेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं इमरजेंट लेयर। इसके बाद दोस्तों जो इससे कम हाइट के होते हैं उनको बोला जाता है कैनोपी लेयर। ठीक है, कैनोपी लेयर। इसके बाद जो लेयर बनती है उसको बोला जाता है अंडर स्टोरी लेयर। और जो सबसे नीचे वाले होते हैं, सबसे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको कहा जाता है फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों किसी जंगल में 4 लेयर में हम पेड़ों को बांट सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया था कि ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को ढकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं। दोस्तों उनको कहते हैं अपन कैनोपी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल की जिस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है वह कहलाती है। दोस्तों इसको प्रवाजी आसवन द्वारा कोई भी क्रूड पेट्रोलियम ऑयल हो उसको रिफाइंड किया जाता है, तो हमें यह आंसर याद रखना होगा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल इनके विलयन होते हैं, यानी दोस्तों जो लिक्विड जिसमें से करंट पास होता है वह किसका सॉल्यूशन होता है। दोस्तों किसी सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास होता है उसमें एसिड प्लस बेस प्लस एसिड बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट। ठीक है, ये तीनों चीज किसी सॉल्यूशन में मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एसिड बेस एंड साल्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों फर्टिलाइजर का काम क्या होता है। फर्टिलाइजर का काम प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है जिससे कि वह अच्छे से ग्रोथ कर सके और फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब हम पढ़ के एक बार देख लेते हैं। जलधारण क्षमता को बढ़ाता नहीं, यह प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मृदा को बहुत सा ह्यूमस प्रदान करता है नहीं दोस्तों, यह प्लांट को सपोर्ट करता है। और मृदा की बनावट को सुधारता नहीं। दोस्तों इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा NPK जैसे पादप पोषकों में संबंध होता है। NPK के दोस्तों का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम एक निश्चित अनुपात में होते हैं जो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, जिससे कि हमारी खेती की जो
पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा NPK। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है स्पाइरेकल कहलाने वाले छोटे द्वार जो हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं वह इसका लक्षण होते हैं। दोस्तों कॉकरोच में लंग्स नहीं होते हैं, उसमें एक खास प्रकार के स्पाइरेकल कहलाने वाले छेद होते हैं जिससे हवा उसके शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उस सुरक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है व संबंधित आग से बचाव करता है। दोस्तों हम आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है CFL, नहीं दोस्तों CFL तो एक प्रकार का बल्ब होता है, और दिया गया है फ्यूज़। दोस्तों हाँ, फ्यूज़ का उपयोग हम इस तरह से करते हैं जिससे कि ओवरलोड होने पर वह जो पाथवे होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्लोज पाथवे उसको वह ओपन कर सके। ठीक है, मान लीजिए यह किसी करंट का पाथवे है प्लस से माइनस। ठीक है, इसमें हम लगा देते हैं दोस्तों एक फ्यूज़। ठीक है, जब ज़्यादा ओवरलोड होता है यह एक कंडक्शन यहाँ पर फ्लो बन रहा है करंट का, उसको यह ब्रेक कर देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा फ्यूज़। स्विच इसका आंसर भी नहीं होगा, एलिमेंट भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर होता है फ्यूज़। फ्यूज़ का उपयोग हम करते हैं विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। संवाहक पट्टियाँ टेरिलिन से बनी होती हैं। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट मतलब वो होता है जिस पर कोई मटेरियल जो है मटेरियल को हम डाल देते हैं, वह मूव करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों यह मजबूत भी होना चाहिए और बहुत ही इलास्टिक यानी लचकदार भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है? ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं एंडेमिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंडेमिक को हिंदी में बोलते हैं स्थानिक। ठीक है, एंडेमिक दोस्तों उसको कहते हैं जो किसी खास एरिया या पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। जैसे कि एशियाई शेर केवल आपको पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल वहीं यह पाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों एशियाई शेर एक एंडेमिक एनिमल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एशियाई शेर, ये आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समुद्र तलों में इनके द्वारा प्राप्त सिलिका के बड़े भंडार होते हैं। दोस्तों समुद्र के तल में नीचे पाया जाता है डायटम्स। ठीक है दोस्तों, डायटम क्या करता है दोस्तों? डायटम एक प्रकार का शैवाल होता है। ठीक है, डायटम एक प्रकार का शैवाल होता है जिससे सिलिका बनती है। ठीक है, सिलिका बनती है, यह समुद्र के सबसे नीचे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डायटम, जो कि एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय के रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा प्रयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों यह यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं दोस्तों, एक लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में दोस्तों एक खास प्रकार की जड़ें होती हैं। ठीक है, खास प्रकार की जड़ें होती हैं, उन जड़ों में दोस्तों एक खास प्रकार का बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं राइजोबियम। यह काम क्या करता है दोस्तों? यह दोस्तों वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको यह फिक्स करता है। फिक्स करता मतलब पादप को प्लांट को उपलब्ध करवाता है जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राइजोबियम। और हम बाकी बैक्टीरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस दोस्तों फूड पॉइजनिंग और अलग अलग बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, निम्नकोकस निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस दोस्तों दही में मिलता है। ठीक है, ये मैंने आपको 3 बैक्टीरिया के बारे में और बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए घर्षण का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों घर्षण का फार्मूला होता है म्यू और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, म्यू नॉर्मल फोर्स को हम लिख सकते हैं एम और जी। एम यहाँ पर वेट हो जाएगा किसी वस्तु का, जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों एफ जो है समानुपाती होता है एम के। ठीक है, जैसे जैसे एम बढ़ता है यानी किसी द्रव्यमान या मास बढ़ता है किसी वस्तु का, तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज एज अ मास इंक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों मासिक धर्म में होती क्या है, मासिक धर्म में होता क्या है? मासिक धर्म दोस्तों ब्लड लॉस होता है। ठीक है, ब्लड लॉस होने के कारण अनेमिया हो जाता है। ठीक है, इन अनेमिया को पूरा करने के लिए मासिक धर्म वाली लड़कियों को आयरन प्लस फॉलिक एसिड और कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो ब्लड लॉस हो उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आयरन एंड कैल्शियम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए गए जाने वाले रासायनिक तरीकों में से एक है। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछा गया है दोस्तों रासायनिक यानी केमिकल। दोस्तों बॉइलिंग तो एक प्रकार का फिजिकल मेथड हुआ। ठीक है, या फिर बॉइलिंग और इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर है, तो ये भी अलग दोस्तों इस बार फिर ये भी क्या हो जाएंगे, एक तरह का फिजिकल मेथड है। ठीक है, हमसे पूछा गया है रासायनिक केमिकल मेथड के बारे में। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, केमिकल टैबलेट जैसे क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर केमिकल टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर। डिस्टिलेशन का उपयोग हम पानी के लिए नहीं करते हैं, ये भी एक प्रकार का फिजिकल मेथड है। ठीक है, एक प्रकार का भौतिक तरीका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे बोला गया है आंवला एक प्रचुर स्रोत होता है। दोस्तों आंवला, ठीक है, आंवला में दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एक बात और बता दूं दोस्तों, विटामिन सी आपको जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। और किस किस में पाया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों पाया जाता है नींबू में। ठीक है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली ट्यूब को कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे शुक्राणु के पाथवे के बारे में पूछा गया है। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों स्पर्म का निर्माण, स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? टेस्टिस में होता है। ठीक है, टेस्टिस में होने के बाद यह आते हैं एपिडिडाइमिस में आते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस के बाद यह आते हैं बास डिफरेंस। ठीक है, बास डिफरेंस के बाद यह आते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट में। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूरेथ्रा में आते हैं, वहीं से दोस्तों यूरिन पास होता है। ठीक है, इस तरह से यह पाथवे आपको याद करना होगा, स्पर्म कहाँ से किस डायरेक्शन में आगे आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से किसकी रचना होती है? दोस्तों यदि हम बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी मिला देते हैं तो हमें चिकनी बलुई मिट्टी प्राप्त होती है। एक प्रकार की लॉमी सॉइल हमको प्राप्त होगी, ये आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ छल्लीय उपग्रह है। दोस्तों शनि को धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ बताया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इससे हमारा आंसर हो जाएगा शनि के उपग्रह। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। लोहे में जंग कहाँ तेजी से लग सकती है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है पहले ऑप्शन में तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण यहाँ पर लोहे में जल्दी जंग लग जाती है। मरुस्थल में ऐसा नहीं होता है, पहाड़ियों में भी ऐसा नहीं होता है, बरसात के क्षेत्रों में भी ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, इसलिए लोहे में आसानी से जंग वहाँ पर लग जाती है और इसकी प्रोसेस भी तेज होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा कोस्टल एरिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है रेलवे स्टेशनों पर पुलों के ऊपर पैरों की सीढ़ियों का घिसने का क्या कारण होता है? दोस्तों जब भी हम सीढ़ियों पर चलते हैं तो अपने पैर को रखते हैं। ठीक है, पैर को रखने के बाद हम अपने पैर को पीछे ले जाते हैं। ठीक है, पीछे ले जाते हैं तो एक प्रकार का घर्षण यहाँ पर पैदा होता है। यहाँ पर घर्षण फोर्स काम करता है, जिसके कारण सीढ़ियाँ घिसने लगती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द नॉन मेटल यूज इन डिसइंफेक्टेड, यानी पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक अधातु, ठीक है, अधातु का इस्तेमाल होता है, वह कौन होती है? दोस्तों अधातु में हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समुद्री हवा इसका परिणाम है। दोस्तों समुद्र में जो हवा चलती है वह क्यों चलती है? दोस्तों उसमें होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है दोस्तों? कन्वेक्शन में हवा का डायरेक्शन हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों मान लीजिए आपको बता दूं समुद्र की हवा में होता क्या है। मान लीजिए यह भूमि है, ठीक है, और यह है जल वाला, यानी यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? वाटर है। ठीक है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, जैसे दोस्तों गर्मी होता क्या है, ये है आपकी भूमि, ये क्या है? आपकी लैंड है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर दोस्तों जल्दी गर्म होता है इन कंपेयर टू वाटर। ठीक है दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर गर्म होगा तो यहाँ की हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, हवा की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, हवा की डेंसिटी कम हो जाती है तो दोस्तों जबकि वाटर का टेम्परेचर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितना कि एक ज़मीन पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ की दोस्तों यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ की हवा का डायरेक्शन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, वाटर से लैंड की तरफ। ठीक है, तो समुद्री हवा का कारण क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर कन्वेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब एक तेजी से खिंची हुए बैंड को कर्षित किया जाता है तो इसके कारण ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने एक रबड़ है, इसको आपने टाइट करके बांध दिया है। अब इसमें ज़रा सा आप इसको प्लकट करते हैं या थोड़ा सा इसको हिला देते हैं तो दोस्तों इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या कारण होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है? दोस्तों कंपन के कारण यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है एक वाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं? दोस्तों वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, आपको याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 7 कलर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मानसून पवन तब चलती है। दोस्तों मानसून पवन तब चलती है, जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको गर्मी में होता क्या है। दोस्तों गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। ऐसा क्यों होता मैंने आपको बताया था। दोस्तों महासागर का टेम्परेचर कम होता है, वहाँ की हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू जहाँ पर भूमि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मानसून पवन का डायरेक्शन महासागर से यानी सी से लैंड की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से यह डायरेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। छाया बनती है। ठीक है दोस्तों, छाया क्यों बनती है? आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना होगा या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कोई भी लाइट है उसका डायरेक्शन कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, यानी स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ठीक है, जब कोई इसके पाथ में यानी इसके मार्ग में कोई रुकावट होती है, मान लीजिए कोई वस्तु इसके बीच में आ जाती है, ठीक है, तो दोस्तों यह अब यहीं इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है। आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है तो यहाँ पर छाया बनती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है लाइट ट्रेवल एज अ वेव, हवाई वेव की तरह तो जाती है, लेकिन इसका यह सिद्ध नहीं होता है कि छाया क्यों बनती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। यस, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। यदि इसके मार्ग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई चीज़ बीच में आएगी तो इसका मार्ग यह आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी और छाया प्राप्त आपको हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइट वेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हाँ दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन इससे सिद्ध नहीं होता है कि वह छाया क्यों बनाता है। ठीक है, लाइट व्हेन इट ट्रेवल, नहीं दोस्तों, लाइट कभी भी झुकती नहीं है जब वह ट्रेवल करती है, वह केवल तब झुकती है जब वह किसी मीडियम से टकराती है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख निकलती है, जिसे पानी में घोलने और परीक्षण करने पर पाया गया कि यह खालिस्तान को दर्शाती है। दोस्तों जब हम मैग्नीशियम को आगे में जलाते हैं, ठीक है, तो MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जब पानी में घोलते हैं तो MgOH बनता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि दोस्तों एक प्रकार का बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। दोस्तों आपको एसिड और बेस में की आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जो पानी में घुलने पर H आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक, और जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं बेसिक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बेसिक नेचर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वो सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं कहलाते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा वायरस। ठीक है दोस्तों, वायरस को हम ना लिविंग कहते ना नॉन लिविंग कहते। ठीक है, इसको हम ना लिविंग कह पाते ना ही नॉन लिविंग कह पाते। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह इंडिपेंडेंट जीवित नहीं रह सकता, इसको किसी न किसी होस्ट की जरूरत होती है जिसके अंदर वह रिप्रोड्यूस कर सके और अपनी साइकिल को पूरा कर सके। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जंग इसका ऑक्साइड है। दोस्तों जंग हमेशा लोहे में लगती है तो हम इसका ही ऑक्साइड बनेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ट्रेमर आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द, जब हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो हमें झटके क्यों महसूस होते हैं? दोस्तों क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण झटके हमको महसूस होते हैं, भूकंप के झटके हमको महसूस होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गर्म दूध के तापमान को इसके प्रयोग द्वारा नापा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर। नहीं दोस्तों, इससे नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते? दोस्तों इसकी रेंज काफ़ी कम होती है। ठीक है, फिर है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। नहीं, इसका उपयोग दोस्तों हम मौसम के पूर्व अनुमान लगाने में करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगशाला थर्मामीटर। हाँ दोस्तों, इसका उपयोग कर हम गर्म दूध के तापमान को नाप सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा होती है। ठीक है सर, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक्सपेंड एमसीडी को विस्तृत करें, यानी एमसीडी का आप फुल फॉर्म बताएं। दोस्तों एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है सर्किट से बचाना। इसका काम होता है शॉर्ट सर्किट से बचाना।
ठीक है। इसका उपयोग घरों में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका आप नाम याद रख लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। दोस्तों मान लीजिए यह मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी के ऊपर दोस्तों एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि जैविक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती है, ठीक है दोस्तों। उस लेयर को बोलते हैं, उस लेयर क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमस बोलते हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन टॉप सॉइल, ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैविक पदार्थ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण में के लिए किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, वर्षा का जल को इकट्ठा करते हैं भूजल में, और जिससे कि ग्राउंड में वाटर का लेवल सही बना रहता है, जिसका हम यूज बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जिसमें वर्षा जल का इस्तेमाल हम भूजल के पुनर्भरण में करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों में से परिलक्षित होते हैं, जिनका नाम क्या है? यानी मिडिल ईयर में जो 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं उनका नाम क्या है? दोस्तों उनका नाम है हैमर, एनबिल और स्ट्रिप, ठीक है दोस्तों। हम हैमर को मेलियस भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, हैमर को मेलियस से भी याद रखा जाता है। और एनबिल जो कि मध्य वाली हड्डी होती है, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंकस। और स्टायरप को दोस्तों हम बोलते हैं स्टेपीस, ठीक है, स्टेपीस। एक बात और आपको दोस्तों बता दूं, इसको आप याद रख सकते हैं इसी ऑर्डर में, ठीक है। सबसे बाहर होती है मेलियस, फिर होती है इंकस और फिर होती है स्टेपीस। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कोई सी होती है तो वह होती है स्टेपीस या फिर स्टायरफ, ठीक है। ये मैंने बात आपको एक्स्ट्रा बता दी है, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा हैमर, एनबिल और स्टायरफ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अमीबा में आकार का बदलाव जो इसकी गति में सहायक होता है का कारण क्या है? दोस्तों अमीबा के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। दोस्तों अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, जो मॉडिफाइड होकर सूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, जो मॉडिफाइड होकर सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया को दोस्तों कहते हैं पादाब, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है अपने शेप को बदलना और लोकोमोशन करना, ठीक है, लोकोमोशन करना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा आकार के बदलाव के लिए जो इसकी गति में सहायक होता है उसका कारण क्या होता है? सूडोपोडिया। मैंने आपको 3 पॉइंट और बता दिए हैं। यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सेल वॉल नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के दौरान वाष्प जिनका क्वथनांक लघुत्तम होता है संग्रहित होती है। दोस्तों आपको बता दूं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में एक टैंक होता है, ठीक है। इस टैंक का ऊपर वाला भाग में टेम्परेचर अलग होता है, नीचे वाले भाग में टेम्परेचर अलग होता है। जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इसका टेम्परेचर दोस्तों ज़्यादा रहता है, ठीक है, और इस ऊपर वाले भाग का टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। तो दोस्तों जिस वेपर का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहाँ पर कंडेंस होगा? जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ पर कम है दोस्तों? टेम्परेचर ऊपर कम है, ठीक है। तो यह कहाँ इकट्ठे होंगे, कहाँ कंडेंस होंगे? ऊपर वाले पोर्शन में, यानी यहाँ पर कंडेंस होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन टावर के सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है।
ठीक है, जिसका वाष्प क्वथनांक कम होता है वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, फ्रैक्शनिंग टावर के सबसे ऊपरी भाग में। और दोस्तों यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाता जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जिसका क्वथनांक सबसे अधिक है, वो कहाँ इकट्ठे होंगे, तो वो इकट्ठे होंगे बॉटम में, यानी सबसे नीचे इकट्ठे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पहचाने जो निम्न में से एक वन उत्पाद नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट, दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है कि उस चीज़ को पहचाने जो कि हमें फॉरेस्ट से प्राप्त नहीं होती, यानी हमें जंगल से प्राप्त नहीं होती। वो चीज़ क्या है दोस्तों? दोस्तों हमें लकड़ी जंगल से प्राप्त होती है। ठीक है, सीलिंग वैक्स भी हमें जंगल से प्राप्त होता है, हनी भी हमें जंगल से प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों नमक हमें जंगल से प्राप्त नहीं होता है, नमक हमें प्राप्त होता है समुद्र से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा साल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। एक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली क्रिया होती है वह क्या होती है? दोस्तों जब जैसे ही हम माचिस की सीख को माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं तो दोस्तों एक हीट के कारण लाल फास्फोरस जो है वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस दोस्तों ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदलता है, तो हमारा आंसर होगा लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है जिससे कि कम वर्षा होती है, जिससे कि खालिस्तान की संभावना हुई। यही दोस्तों पृथ्वी पर यदि कम वर्षा होती है तो वहाँ पर हमें क्या हो सकता है? वहाँ पर हमें सूखा देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर आएगा ड्रॉप्स, यानी सूखे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विंडो क्लीनर में मौजूद रासायन को पहचाने। दोस्तों विंडो क्लीनर में मुख्यतः अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहती है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, जो भी हम ग्लास को साफ करने वाले रसायन आते हैं उनमें मुख्यतः से अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलती है हमको। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है तो पानी का दबाव व्यक्ति के कंठपट पर महसूस किया जाता है, यानी कान के पर्दे पर महसूस किया जाता है। ठीक है, इस दबाव का कारण क्या होता है? दोस्तों जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर समानुपाती होता है हाइट के। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति के ऊपर के पानी का भाग, वेट ऑफ द वाटर अबव द पर्सन है, वो हमारे कान पर प्रेशर लगाता है, जिसके कारण हमें हमारे कान में एक प्रेशर महसूस होता है। कभी कभी यहाँ पर दर्द भी होने लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्ति के ऊपर पानी का भार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है, अंत में रुक जाती है, ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए यह जमीन है। ठीक है, ये कोई गेंद है जो कि लुढ़कते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें एक फोर्स लगता है। आपने पढ़ा होगा जब दो सरफेस आपस में रगड़ती हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो इसके मूवमेंट का विरोध करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना दोस्तों। ठीक है, जो इसका मूवमेंट को, इसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द वॉल। जमीन और गेंद के बीच घर्षण है जो कि इसकी गति को धीमी कर देती है और बाद में अंततः गेंद रुक जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव खालिस्तान के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों आपको एक बात मैं बता दूं, पृथ्वी का एक्सिस घूमने का थोड़ा सा तिरछा हुआ है, यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है दोस्तों जिससे कि अलग अलग मौसम पृथ्वी पर हो सके। मान लीजिए यह सन है। ठीक है,
यदि हमारी पृथ्वी ऐसी ना होकर इस तरह से सीधे एक्सेस पे घूमती, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसकी और इसमें दूरी जो है सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी फिक्स हो जाती, तो मौसम दोस्तों एक सा ही रहता। लेकिन ये तिरछी होती है, जिसके कारण दोस्तों इसके पास वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पहुँचती है, वहाँ पर समर होता है यानी गर्मी होती है, और जो भाग दूसरी तरफ है वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर सर्दी होती है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इस जो झुकाव है इसके एक्सेस का, वो जिम्मेदार होता है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ठीक है, मौसम जो पृथ्वी पर आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक्सेस जो घूमने का एक्सेस है वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं है, वह थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा चेंज ऑफ द सीजन ऑन दी अर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मैग्नीफाई ग्लास होता है दोस्तों, यह कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों जब भी हम गर्म चीज़ को पीते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर में हीट पहुंचती है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रभावित होती है, जिससे कि हम गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है, ये और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन में क्या बोला गया है, अधिक स्वादिष्ट लगती है, इससे कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों गर्मी का। ठीक है, ऊष्मा हमारे शरीर से कॉफ़ी में प्रभाव होती है, नहीं दोस्तों। हीट का फॉलो कहाँ होता है, हाई से लो की तरफ होता है। ठीक है, हीट कहाँ जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। ऊष्मा गर्म कॉफ़ी से हमारे शरीर में प्रभाव होती है, जिससे हम ठंड महसूस होती है, नहीं दोस्तों, हमको गर्मी महसूस होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रभावित होती है, जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के उत्सुक हैं, उन्हें स्कूल जाने आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों उनको ऐसे वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो। एक बार आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस, बिल्कुल सही दोस्तों, ये सबसे कम एयर पोल्यूशन करती हैं, है ना दोस्तों। ऑटो रिक्शा, ये डीजल पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें तीनों, ठीक है, ये एयर पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। दोस्तों अर्थवर्म अपने स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है दोस्तों, एक और बता देता हूँ आपको दोस्तों, मेढक में भी श्वसन कुछ इसी तरह का होता है, उसकी मॉइस्ट स्किन से वह भी श्वसन करता है, यानी रेस्पिरेशन उसका भी जो है स्किन के माध्यम से होता है। यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थवर्म। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सेकंड मेढक में भी इसी तरह की व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंद मिलाने पर रंग नीला काला हो जाता है, यह दर्शाता है चावल में शामिल है। दोस्तों जब भी आयोडीन स्टार्च से रिएक्शन करता है तो स्टार्च के एक पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इसका रंग चेंज होने में। इसका रंग दोस्तों नीले से नीला काला हो जाता है। ठीक है, यह स्टार्च के प्रेजेंस को दर्शाता है। इस तरह से हमारा आंसर आएगा स्टार्च। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जंग के बारे में। गलत कथन को पहचानिए। ठीक है दोस्तों, यानी जंग के बारे में क्या गलत दिया गया है। जंग और लोहे में समान घटक होते हैं, नहीं दोस्तों, जंग और लोहे में समान घटक नहीं होती हैं, यह घटक बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। जंग लोहा नहीं है, बिल्कुल सही दोस्तों। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही दोस्तों। जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण है, हाँ दोस्तों। इसमें Fe+2 जो है Fe+3 स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल सही। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में।
रात्रिचर जीवों की आंखों की कॉर्निया और पुतली बड़ी होती हैं। इस संरचना से उन्हें खालिस्तान में मदद मिलती है। दोस्तों, जो रात्रिचर जीव होते हैं उनकी आंखें बड़ी होती हैं, उनकी कॉर्निया बड़ी होती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लाइट को अंदर ले सकें। ठीक है, इससे उनके दोस्तों फील्ड ऑफ विजन, दृष्टि के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उनका व्यू बढ़ जाता है। व्यू क्यों बढ़ता है दोस्तों? क्योंकि कॉर्निया और प्यूपिल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, जिससे कि ज़्यादा रोशनी शरीर में, जिससे कि ज़्यादा रोशनी आँख में एंटर कर सके। ठीक है दोस्तों, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज देयर फील्ड ऑफ विजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। ठीक है, यानी कोई सरफेस पे कोई गेंद चल रही है। ठीक है, तो वह इसके बीच में फोर्स लगता है, वह कौन सा फोर्स होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई सरफेस है, यह कोई बॉल है। ठीक है, यह बॉल घूमती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, यानी आगे चल रही है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोलिंग। ठीक है, घूमना यानी रोलिंग, रोल होना। ठीक है, तो इस पर दोस्तों यहाँ फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सरफेस और गेंद के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से और ऑप्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। इसका तो आंसर हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं जी क्या कह रहे हैं दोस्तों। स्थितिक घर्षण कैसे कहते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ये कोई स्लोप है। ठीक है, इस पर कोई गेंद रुकी हुई है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे स्थितिक घर्षण। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं द्रव घर्षण। द्रव घर्षण जब दो लिक्विड आपस में टकराते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं द्रव घर्षण। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों स्लाइडिंग घर्षण क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों स्लाइडिंग घर्षण में क्या होता है, मान लीजिए एक सरफेस है कोई, यानी सतह है कोई, यह कोई बॉल है। ठीक है, यह बॉल आगे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मगर यह बॉल घूम नहीं रही है। ठीक है, केवल आगे बढ़ रही है, इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर स्लाइडिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्वी घर्षण। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको ये चार ऑप्शन की डेफिनेशन बता दी है, आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा फोर्स कहाँ कब काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ बोला गया है नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता, लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह के व्यक्ति इससे पीड़ित है। दोस्तों जब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग ये याद रखना होगा दोस्तों, जब भी बोला जाए कि दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना होगा दीर्घ दृष्टि। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में जो वायर केबल होगी उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग रहती है। ऐसा क्यों रहता है दोस्तों? ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि प्लास्टिक में बिजली के बुरे संवाहक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है, तो दोस्तों यह बनता है CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? पहला है बेकिंग सोडा निकलता है, नहीं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाँ दोस्तों, यह कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, यहाँ पर निकल रही है, तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कीटभक्षी पौधे को पहचाने। ठीक है, कीटभक्षी पौधे का मतलब क्या हो रहा है? वो पौधा जो केवल कीटों को खाता है, तो दोस्तों उससे बोलते हैं पृच्छक प्लांट। ठीक है, इसमें दोस्तों लीफ का पत्ती का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इस तरह इसमें एक मान लीजिए एक थैला होता है, इसमें कीड़ा आके बैठता है और इसके अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यह एक कीट
भक्षी पौधे का एग्जाम्पल है पिच्चा प्लांट। कास्कोटा अमरबेल दोस्तों एक परजीवी होते हैं, यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, यह दूसरों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, वो भी पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, मशरूम क्या होता है? मशरूम दोस्तों एक विषमपोषी होते हैं। ठीक है, यह भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और यह पूरी तरह से दूसरे पौधों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें आंसर आएगा अपना मशरूम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नीचे निम्नलिखित में से जड़ी बूटियों को पहचानें। दोस्तों पूछा गया जड़ी बूटियाँ, आपको पता है दोस्तों तुलसी एक क्या है, जड़ी बूटी की तरह काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वो प्लास्ट जिसका कोई रंग नहीं होता है, भोजन संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्रोमोप्लास्ट का रंग होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का भी रंग होता है और जेनरोप्लास्ट दोस्तों एक ओल्ड प्लांट में मिलता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बच रहा है लीकोप्लास्ट। इसका उपयोग दोस्तों फूड को स्टोर करने में किया जाता है, इसको का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा लीकोप्लास्ट। आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाश एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी CO2 प्लस H2O लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक रासायनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक FM रेडियो स्टेशन 98.3 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी गाने प्रसारित हो रहे हैं, तो इसका 58.3 मेगाहर्ट्ज क्या बताता है? दोस्तों यह बताता है मिलियन हर्ट्ज। ठीक है, मिलियन हर्ट्ज। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मिलियन हर्ट्ज। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वृद्धिकर हार्मोन इससे उत्पादित होते हैं। दोस्तों वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पानी की सतह पर शैवाल की घनी फलन कहलाती है। दोस्तों इसको बोलते हैं शैवाल का फैलना, यानी शैवाल ग्रोथ करती है और तालाब में पूरी तरह से पूरे तालाब को कवर कर लेती है। इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, यानी शैवाल का फलना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ 97% दोस्तों वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नमक के घोल में सकारात्मक अवशेष कणों को कहा जाता है। दोस्तों बोला गया है सकारात्मक यानी दोस्तों धन आयन, यानी धन आयन। ठीक, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैटायन यानी धन आयन। यदि हमसे पूछते कि ऋणात्मक, तो हमारा आंसर होता है ऋणायन। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं बवंडर आना। ठीक है, अब मैं आपको और ऑप्शन में क्लियर कर देता हूँ। चक्रवात किसे कहते हैं? दोस्तों चक्रवात, समुद्र में जो तूफान उठते हैं उसको चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, यानी समुद्र में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। दोस्तों सुनामी के बारे में बात करें तो दोस्तों समुद्र में उठने वाली लहरें, ठीक है, उसको कहा जाता है सुनामी। ठीक है, इस तरह से आंसर है दोस्तों हमारा तो बवंडर है। मैंने आपको दो चीज़ें भी और क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जब एक पदार्थ को गर्म किया जाता है तब क्या होता है? दोस्तों जब एक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो हीट के कारण, ऊष्मा के कारण उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, साइज बढ़ने के कारण उनमें कंपन होने लगता है। ठीक है, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी यांत्रिकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कणों की गतिक ऊर्जा, ठीक है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के कारण वो आपस में कंपन करने लगते हैं, जिससे उनकी गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन के बारे में। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों यह ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए दोस्तों थर्मामीटर में पारे का यूज़ किया जाता है, यानी मरकरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मेढकों में अंडे से बच्चे निकलकर विकसित होते हैं। दोस्तों मेढक में जो अंडे से निकलकर बच्चे निकलकर विकसित होते हैं उनको दोस्तों टेडपोल कहा जाता है, ठीक है। इससे हमारा आंसर हो जाएगा टेडपोल, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। इसी प्रकार जब कीट का जो अविकसित रूप होता है उसको दोस्तों प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बार और क्लियर करा देता हूँ, युग्मज कैसे कहते हैं और भ्रूण कैसे कहते हैं, ठीक है। दोस्तों एक फर्टिलाइज एग यानी एक निषेचित अंडा, ठीक है। निषेचित अंडा आगे चलकर जाइगोट बनाता है, ठीक है। जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनता है और इसके बाद फीटल बनता है, ठीक है, यानी भ्रूण बनता है, ठीक है। ये हो जाएगा युग्मज, ठीक है। इस तरह से हमारे दोस्तों मेढक के लिए पूछा गया तो मेढक में आंसर होगा टेडपोल। यदि यही क्वेश्चन कीड़े के लिए पूछा जाता, ठीक है, तो कीट के लिए पूछा जाता तो यहाँ आंसर होता प्यूपा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या होता है? दोस्तों सीएनजी का मुख्य संघटक दोस्तों मीथेन होती है। यह लगभग 90% रहती है, ठीक है। एक विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या क्या होती है? दोस्तों कोई भी सेल होता है तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट पॉजिटिव होता है, एक पॉइंट नेगेटिव होता है, और इनसे एक सर्किट बनता है। तो इस तरह दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। सिंचाई का सबसे महंगा लेकिन सबसे कारगर तरीका क्या होता है? दोस्तों इसमें होता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, फुहार द्वारा सिंचाई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पानी का विषयकरण रोकने के लिए अधातु का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दोस्तों आपने सुना होगा क्लोरीन का यूज़ पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अब बात करते हैं मेगा गर्जन, ठीक है, यानी जो बादल आपस में टकराते हैं तो आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों होता क्या है, जो दो बादल का चार्ज अलग अलग होता है। मान लीजिए ये बादल ए है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा बादल बी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो दोनों आपस में टकराने से लाइट उत्पन्न होती है, जो हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। जब दो आपस में बादल अलग अलग आवेश के टकराते हैं तो उनसे दोस्तों लाइट उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा विपरीत आवेशों के बीच उच्च इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होना, ठीक है। स्पार्किंग के कारण हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब आप बाहर खुले में हैं और वहाँ तूफान आए तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी तूफान आए तो आपको पातली मारकर बैठ जाना चाहिए, जिससे कि आपको इंजरी होने के चांस कम हो जाएं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? दोस्तों तरल दबाव को मापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। और ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों इससे जो है दूध की शुद्धता नापी जाती है, ठीक है। दूध की शुद्धता नापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। बैरोमीटर से क्या करा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से वायुमंडल दाब को नापा जाता है, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वायु दाब मापी, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? किसी द्रव यानी लिक्विड की
स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी जाती है। ठीक है, वो किससे नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, मैंने चारों मीटर के बारे में आपको बता दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डेंगू वायरस का सहायक होता है। दोस्तों आपको पता है डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है मादा एडिस मच्छर से। ठीक है, इस तरह का आंसर हो जाएगा फीमेल एडिस मॉस्किटो। और एनोफिलिस से दोस्तों मलेरिया का पैरासाइट फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फीमेल एडिस मच्छर। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।